पहले हम लोग बैरक का प्रोविजन, जो भी इसके एसेंशियल्स हैं, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे और फिर इसके रिलेटेड एस्पेक्ट को समझेंगे। तो सेक्शन 5 क्या बात है? एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन लॉ वीटा। दिस इज एपिसोड 13 ऑफ आंसर राइटिंग सीरीज। आज इस एपिसोड में हम लोग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का एक क्वेश्चन कवर करेंगे। हमारा क्वेश्चन होगा सेक्शन 5 से रिलेटेड, जो कि बात करता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़ की। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं पास्ट में इन द जुडिशरी एग्ज़ाम। तो एक तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, जैसे कि वेस्ट बंगाल में लास्ट 2020 में आया था, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफ़र इंटरवीवोज। इंटरवीवोज मतलब बिटवीन द लिविंग पर्सनस। तो बिटवीन द लिविंग पर्सनस किस तरह से ट्रांसफ़र होता है वो एक्सप्लेन करें। बिहार में आया है, सिंपली एक्सप्लेन व्हाट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। इसके साथ साथ पूछा है कि क्या पार्टीशन भी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की श्रेणी में आएगा, क्या पार्टीशन भी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है, तो हम इसको भी कवर करेंगे। देखो इस तरह से ये भी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत बड़ा लगेगा, लैंग्वेज टफ लगेगी, बट उसका आंसर हमें सेक्शन 5 से ही देना है। क्वेश्चन क्या है, इसमें लिखा एक स्टेटमेंट कि ट्रांसफरेबिलिटी इज एन असेंशियल नेचर ऑफ प्रॉपर्टी वेदर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ और बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। कि ट्रांसफरेबिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रॉपर्टी का, चाहे आप फिर ऑपरेशन ऑफ लॉ के थ्रू दें या एक्ट ऑफ पार्टीज के थ्रू करें, बट ट्रांसफरेबिलिटी बहुत ही क्रूशियल है। यानी कि आप ट्रांसफरेबिलिटी के नेचर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। No one can transfer a property in such a manner that it will destroy its essential nature। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोग ये टीपीए पढ़ रहे हैं कि बाय एक्ट ऑफ पार्टीज ट्रांसफर के क्या क्या असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और वो सभी फुलफिल होने चाहिए। अगर नहीं होते हैं देन इन दैट केस वी आर डिस्ट्रॉइंग द असेंशियल नेचर ऑफ द ट्रांसफरेबिलिटी। ठीक है, तो इसमें हम लोग सेक्शन 5 ही कवर करेंगे। MPJS में 2018 में क्या आया था, सेक्शन 5 समझाया है और फिर हमें बताना पड़ेगा, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसमें फिर 3 चीज़ें पूछी गई हैं कि क्या फैमिली अरेंजमेंट ट्रांसफ़र है, क्या सरेंडर ट्रांसफ़र है, और क्या जो आइडल है यानी कि जो भगवान की प्रतिमा होती है, क्या वो लिविंग पर्सन की कैटेगरी में आएगी अंडर सेक्शन 5। तो हम इन तीनों का आंसर्स भी आगे देखेंगे। देन स्ट्रेट फॉरवर्ड व्हाट इज़ ट्रांसफ़र। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए सेक्शन 5 शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग बैरक का प्रोविजन, जो भी इसके एसेंशियल्स हैं, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे और फिर इसके रिलेटेड एस्पेक्ट को समझेंगे। तो सेक्शन 5 क्या बात करता है, सेक्शन 5 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डिफाइंस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स। तो बेसिकली इसमें समझाया है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या है। तो ये एक एक्ट है जिसके द्वारा एक लिविंग पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को कन्वे करता है, चाहे प्रेजेंट टाइम में करे या फ्यूचर डेट में करे, टू वन और अदर लिविंग पर्सन। तो एक लिविंग पर्सन दूसरे लिविंग पर्सन को प्रॉपर्टी कन्वे करता है, या फिर कुछ अन्य स्थितियों में वो खुद को भी वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है। अब वो किस तरह की सिचुएशन होगी वो अभी हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस डेफिनेशन से हमें 6 एलिमेंट्स पता चलते हैं या 6 इंग्रेडिएंट्स पता चलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के। दैट ये एक एक्ट है किसके द्वारा, बाय अ लिविंग पर्सन, जिसमें कन्वे की जाती है प्रॉपर्टी प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में टू अनदर लिविंग पर्सन और टू हिमसेल्फ। ठीक है, अब इन्हीं एलिमेंट्स को डिटेल में कवर करते हैं, बिगिनिंग विद द फर्स्ट द एक्ट। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक एक्ट है। एक्ट यानी कि एक एक्टिविटी है, एक प्रोसेस है, और एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके माध्यम से एक प्रॉपर्टी पास ऑन होती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, या फिर किसी और लीगल पोजीशन में एक व्यक्ति से खुद को, टू हिमसेल्फ, राइट। अंडर दिस समथिंग इज डन बाय द पर्सन हु वांट्स टू ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी। तो बेसिकली ये एक्ट किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ये हो गया पहला एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट है लिविंग पर्सन। तो सेक्शन 5 बताता है दैट अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट वही ट्रांसफर डील किए जाएंगे विच आर बीइंग डन बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज और बाय द लिविंग पर्सन्स। ठीक है, वो एक्ट किसके द्वारा हो रहा है, लिविंग पर्सन्स के द्वारा हो रहा है। सो जो व्यक्ति दे रहा है, जो व्यक्ति ट्रांसफ़र कर रहा है, उसको हम कहते हैं ट्रांसफरर। उसका जिक्र हम इस हेडिंग में करेंगे। और लेटर ऑन जो आपका 6 पॉइंट है कि हम ट्रांसफ़र किसको करते हैं, टू अ लिविंग पर्सन, टू अनदर लिविंग पर्सन और टू हिमसेल्फ। तो इन दैट केस उस व्यक्ति को हम ट्रांसफरी कहते हैं, मतलब जिसने प्रॉपर्टी रिसीव की है। ठीक है, तो जो व्यक्ति देता है उसे हम ट्रांसफरर कहते हैं। ट्रांसफरर ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, या फिर एक ज्यूरिस्टिक पर्सन भी हो सकता है, यानी कि वो इंस्टीट्यूशन या वो कॉरपोरेशन जिसको लॉ के द्वारा, कोर्ट के द्वारा एक ह्यूमन एग्जिस्टेंस का दर्जा दिया गया है, राइट। सो जैसे कि कंपनीज, फर्म्स, कॉरपोरेशंस और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, चाहे वो कॉरपोरेटेड हो या फिर इनकॉरपोरेटेड हो। ये इन्फॉर्मेशन हमने अपने आप से ऐड नहीं की है। अगर आप बैरक में सेक्शन 5 देखेंगे तो एक्सप्लेनेशन में ये बात बताई हुई है कि लिविंग पर्सन में ये सब भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, सो इसके साथ साथ एक बात और इम्पॉर्टेंट है दैट इन द
दिस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, जो ट्रांसफरर है वो एग्जिस्टेंस में होना नेसेसरी है जिस वक्त ट्रांसफर हो रहा हो, ठीक है। एज वेल एज ट्रांसफरर जो है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट के लिए क्या क्या एसेंशियल्स हैं? पहली चीज़, वो मेजर होना चाहिए, वो साउंड होना चाहिए, और वो किसी भी लॉ के द्वारा या कोर्ट के द्वारा डिसक्वालीफाइड नहीं होना चाहिए ऑन एनी ग्राउंड टू ट्रांसफर दी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड एलिमेंट, दी लिविंग पर्सन। अब क्या करता है लिविंग पर्सन? अपने एक्ट से कन्वे करता है प्रॉपर्टी का। सो थर्ड एलिमेंट है कन्वे। सो इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी द ट्रांसफरर कन्वेज द प्रॉपर्टी। कन्वेंस का क्या मतलब है? कन्वेंस का मतलब है एक ऐसा एक्ट जिसके द्वारा ट्रांसफरर जो है वो अपने सर्टेन नए टाइटल्स, इंटरेस्ट जो भी उस प्रॉपर्टी से अटैच्ड हैं वो क्रिएट करते हैं इन फेवर ऑफ द ट्रांसफरी, या फिर कह सकते हैं वो पास ऑन करते हैं टू द ट्रांसफरी। इसका एक एग्जांपल देखो, ए एंड बी आर ओनर्स ऑफ देयर हाउस। ए और बी अपने अपने घरों के ओनर हैं, पर बी का ए के घर में कोई टाइटल नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब ए क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल बी के बर्थडे पर अपना घर बी को गिफ्ट कर देता है। ए मेक्स अ गिफ्ट बाय वर्च्यू ऑफ बी, बाय वर्च्यू ऑफ विच बी बिकम्स द ओनर ऑल्सो ऑफ एज हाउस। कि अब उसके गिफ्ट के एक्ट से, उसके इस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से बी ए के घर का भी ओनर बन जाता है। सो हियर ए ने जो एक्ट किया, द एक्ट ऑफ गिविंग द गिफ्ट ऑफ हिज ओन प्रॉपर्टी, दिस वॉज द एक्ट ऑफ कन्वीनियंस, ठीक है। इसमें उसने बी के नाम पर नया टाइटल, नया इंटरेस्ट क्रिएट किया। इसका एक केस लॉ है समृद्धि देवी वर्सेस परशुराम। इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया था कि कन्वीनियंस के लिए जरूरी है कि ट्रांसफरर के पास पहले खुद तो टाइटल होना चाहिए उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का, या उसमें उसका खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए। इससे रिलेटेड एक मैगज़ीन आप लोगों ने पढ़ी होगी, नेमो डैट क्वाड हैबैट, यानी कि नो पर्सन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ है। इसका सिंपल मतलब है कि अगर एक का चॉकलेट जब तक उसके ऊपर मेरा खुद का राइट नहीं है, वो मेरी खुद की नहीं है, मैं आपको नहीं दे सकती हूँ। यानी कि एक प्रॉपर्टी पे पहले ट्रांसफरर का खुद का टाइटल या इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी उस टाइटल को या इंटरेस्ट को वो फर्दर ट्रांसफर कर सकता है। तो ये कन्वीनियंस के लिए नेसेसरी है, ठीक है। तो ये केस याद रखना। अब नेक्स्ट एलिमेंट आता है इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर। सो देखो सेक्शन 5 बताता है दैट ट्रांसफ़र जो है प्रॉपर्टी का वो दो तरह से हो सकता है, आइदर इमीडिएट इफेक्ट से प्रेजेंट टाइम में हो रहा हो, या फिर किसी फ्यूचर डेट को अलॉट किया गया हो और उस फ्यूचर डेट पे ट्रांसफ़र किया जाना हो। तो यहाँ पे एक डिसक्लैरिटी हो जाती है स्टूडेंट्स के माइंड में, बेयरली आप जब नॉर्मल प्रोविजन पढ़ोगे तो यहाँ पे जो लाइन है ना, इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर, ये प्रॉपर्टी के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी की बात हो रही है कि प्रॉपर्टी आज की डेट वाली, या फिर कल को जो कुछ नया हम फॉर एग्जाम्पल उगाते हैं, या फिर हम ये प्रॉमिस कर दे कि कल ना मैं एक नया घर खरीदूंगा तो वो घर मैं ट्रांसफर कर दूंगा तुम्हें। तो प्रॉपर्टी फ्यूचर या प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे फ्यूचर और प्रेजेंट की बात हो रही है कन्वीनियंस के कंटेक्स्ट में, कि हम अपनी प्रॉपर्टी को कन्वे प्रेजेंट में भी कर सकते हैं या फिर फ्यूचर में भी कर सकते हैं। तो कन्वीनियंस के कंटेक्स्ट में है ये लाइन इन प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। और ये बात आपको जुगल किशोर सराफ वर्सेस रॉ कॉटन कंपनी लिमिटेड में कही गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आपका एलिमेंट है प्रॉपर्टी। सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, प्रॉपर्टी नहीं होगी तो ट्रांसफ़र क्या करोगे। तो देखो प्रॉपर्टी इन जनरल एक बहुत ही बड़ा टर्म है, इट हैज़ अ वाइड मीनिंग। हर तरह की प्रॉपर्टी इसमें कवर हो जाती है, आइदर मूवेबल, इमूवेबल, इंटेंजिबल, टेंजिबल और इवन अदर बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन अ प्रॉपर्टी। ये सब प्रॉपर्टी के कंटेक्स्ट में कवर हो जाएंगे। एक केस है शमसुद्दीन वर्सेस अब्दुल हुसैन। इसमें कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि प्रॉपर्टी तो प्रेजेंट ही होनी चाहिए। प्रॉपर्टी के लिए आप ये नहीं कहोगे कि कल मैं खरीदूंगा और फिर वो प्रॉपर्टी में तुम्हें ट्रांसफ़र कर दूंगा। नो, इन अ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एज पर द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 इट मस्ट बी अ प्रेजेंट प्रॉपर्टी। प्रेजेंट टाइम में जब वो ट्रांसफ़र की जा रही है तब ट्रांसफरर के पास वो होनी चाहिए। इट मस्ट एग्जिस्ट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। अदरवाइज अगर आप किसी नॉन एग्जिस्टेंट प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करते हो तो वो वॉइड माना जाएगा। वही जैसे कि मैंने कहा कि जब अगले साल मेरे खेत में बहुत सारा अनाज पैदा हो जाएगा, उसकी उपज हो जाएगी, तब मैं तुम्हें वो ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो वो अभी नॉन एग्जिस्टेंट है आज की डेट में, सो देयरफॉर ऐसा ट्रांसफ़र वॉइड कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉपर्टी। और लास्ट एलिमेंट है टू अनदर लिविंग पर्सन और टू हिमसेल्फ। पहले अनदर लिविंग पर्सन की बात करते हैं। सो ट्रांसफ़र जो है प्रॉपर्टी का वो किसी और व्यक्ति को किया जा रहा है, तो उस व्यक्ति को कहते हैं ट्रांसफरी। यानी कि जिस व्यक्ति ने दिया वो ट्रांसफरर और जिसको दिया वो ट्रांसफरी। ट्रांसफरी एक लिविंग पर्सन होना चाहिए, पर देखो जैसे ट्रांसफरर में एक कंडीशन थी ना कि ट्रांसफरर कॉम्पिटेंट भी होना चाहिए, वो कंडीशन ट्रांसफरी में बहुत नेसेसरी नहीं है। ट्रांसफरी माइनर भी हो सकता है, यानी कि प्रॉपर्टी आप बच्चे के नाम भी कर सकते हो, एक इंसेन पर्सन के नाम भी कर सकते हो, यहाँ तक कि एक एक्सेप्शनल सिचुएशन में चाइल्ड इन मदर्स वूम, यानी कि वो बच्चा जो अभी माँ की गर्भ में है, आप उसे भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। ऑल्दो उसके लिए कुछ नेसेसरी कंडीशंस फुलफिल होना ज़रूरी है, जो कि स्पेसिफिकली सेक्शन 13 में हम आगे डिस्कस करेंगे। पर बहरहाल बात यह है कि ट्रांसफर
ट्रांसफरी जो है उसका कॉम्पिटेंट होना ज़रूरी नहीं है। ट्रांसफरी अगेन एक ह्यूमन पर्सन भी हो सकता है और एक ज्यूरिस्टिक पर्सन भी हो सकता है, जस्ट एज फर्म, कंपनी और अ एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स आइदर कॉर्पोरेटेड और इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है, तो ये हो गया दी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अनदर लिविंग पर्सन। अब दूसरा फैसेट है इस कॉन्सेप्ट का कि ट्रांसफ़र हम खुद को भी कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं? सो वन कैन ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी टू हिमसेल्फ इन सम अदर कैपेसिटी। और ये जो टर्म है ना टू हिमसेल्फ, ये एड ऑन की गई थी 1882 में जब बना था ये एक्ट। शुरुआत से ये नहीं थी, ये एक अमेंडिंग एक्ट 1929 से ऐड की गई थी। और प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू इस फैक्ट को भूलना मत। प्रिलिमिनरी में ये पास में भी आया है क्वेश्चन कि टू हिमसेल्फ वर्ड किससे या कब ऐड ऑन किया गया था, तो 1929 में, तो इसे याद रखना। ठीक है, अब इसको ना एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को, कैसे हम अपने आप को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। So a person makes any settlement of his property in a trust and appoint himself as the sole trustee. एक व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी का एक सेटलमेंट करता है और ट्रस्ट के माध्यम से करता है, और उस ट्रस्ट में वो अपने आप को सोल ट्रस्टी बना देता है उस प्रॉपर्टी का। तो इस तरह से वो एक व्यक्ति है पर वो दो लीगल पोजीशन होल्ड कर रहा है, एंड इन दैट केस वो ट्रांसफरर भी बन सकता है, वो ट्रांसफरी भी बन सकता है। यानी कि एट द टाइम ऑफ द सेटलमेंट he has a legal status of transferer, और एज अ लीगल स्टेटस ऑफ ट्रस्टी वो ट्रांसफरी के रूप में लीगल स्टेटस होल्ड करता है। तो इस सिचुएशन में वो ही खुद ट्रांसफरर है, वो ही खुद ट्रांसफरी भी है। इस तरह से कंपनीज में भी होता है कि एक पर्सन अपने शेयर्स खरीद लेते हैं खुद दूसरी कैपेसिटी में, बीइंग अ पार्टनर ऑफ द कंपनी। सो इस तरह से आप ट्रांसफ़र कर सकते हो बीइंग इन अ डिफरेंट लीगल स्टेटस इन दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस। ठीक है, तो गाइज वैसे तो यहाँ पर हमारा आंसर सेक्शन 5 का फुल फ्लेज कंप्लीट होता है। क्या क्या एलिमेंट्स ज़रूरी हैं इन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट फॉर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, एंड आई एम श्योर आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको बेयर एक्ट का प्रोविजन समझ में आ गया है, आप एलिमेंट्स आराम से निकाल लोगे और फिर आप उसका मीनिंग भी अपने आप समझ जाओगे। केस लॉज याद रखना, एक अच्छे आंसर के लिए केस लॉज इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे ना, उसमें कुछ और बातें भी पूछी गई थी, जैसे कि क्या आइडल एक लिविंग पर्सन है, क्या फैमिली अरेंजमेंट एक ट्रांसफर है, क्या सरेंडर एक ट्रांसफर है। चलिए इन सारे क्वेश्चंस के भी आंसर जानते हैं। तो पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं कि क्या आइडल एक लिविंग पर्सन है। सो देखो, आइडल एक ज्यूरिस्टिक पर्सन है। यस, हमारा राम मंदिर का केस था, तो उसमें रामलला को एज अ पार्टी बनाया गया था एंड ही वॉज कंसिडर्ड एज अ ज्यूरिस्टिक पर्सन। सो यस, आइडल बीइंग अ ज्यूरिस्टिक पर्सन हैज़ ए कैपेबिलिटी ऑफ होल्डिंग अ प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं। पर सेक्शन 5 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के मीनिंग के विद इन वो एक लिविंग पर्सन नहीं है। मतलब याद है ना, लिविंग पर्सन बताया हुआ है सेक्शन 5 में, और फिर उसके एक्सप्लेनेशन में बताया है कि इसके अलावा और कौन कौन लिविंग पर्सन की डेफिनेशन में कवर हो सकते हैं। बिकॉज विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 5 आइडल इज नॉट अ लिविंग पर्सन। देयरफॉर ये केस था भूपति नाथ वर्सेज रामलाल, उसमें आइडल ये कहा गया था दैट आइडल इज अ सिंबल ऑफ डीटी एंड इट इज अगेंस्ट द हिंदू रिलीजन दैट अ डीटी शुड एक्सेप्ट एनी प्रॉपर्टी ऑफ वर्ल्डली गुड्स। द डेडिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी टू अ टेम्पल इज नॉट अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। उसमें ये कहा गया कि भगवान की जो मूर्ति है वो सिंबल है भगवान का, एंड हिंदू रिलीजन में इट इज़ अगेंस्ट कि जो डीटी है वो कुछ भी प्रॉपर्टी या वर्ल्डली गुड्स को एक्सेप्ट करे, है ना, और इसीलिए आइडल को ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती है प्रॉपर्टी। एंड ऑल्सो अगर कोई ये बात कहे कि a property is being transferred to a temple, so temple तो ना लिविंग पर्सन की कैटेगरी में आ रहे हैं ना ही ज्यूरिस्टिक पर्सन की। सो इफ अ प्रॉपर्टी इज डेडिकेटेड टू अ टेम्पल इट इज़ नॉट अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये केस याद रखना, एंड दिस मच एक्सप्लेनेशन इज एनफ फॉर दिस पर्टिकुलर आंसर दैट यस आइडल इज नॉट अ लिविंग पर्सन एज पर सेक्शन 5 ऑफ TPA। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि क्या पार्टीशन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है। क्या जो पार्टीशन किया जाता है, जो विभाजन किया जाता है, या कह सकते हैं बंटवारा किया जाता है एक प्रॉपर्टी का, क्या वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है अंडर सेक्शन 5? तो नो, पार्टीशन इज नॉट अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। पार्टीशन का मतलब क्या है? एक को ओन्ड प्रॉपर्टी है, यानी कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके एक से ज़्यादा लोग उसको ओन करते हैं एंड उसे सेपरेट कर दिया गया है इनटू पार्ट्स, और अलग अलग व्यक्ति को उसका ओनर बना दिया गया है ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पार्ट्स। इन अ प्रॉपर्टी देयर आर सेवरल को ओनर्स, कई सारे लोग उसके ओनर हैं, एंड ईच ऑफ देयर रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट, सबका ही उसमें इंटरेस्ट है, बट द होल प्रॉपर्टी इज नाइदर यूज नॉर एंजॉयड बाय देम सेपरेटली, है ना। एंड आफ्टर द पार्टीशन ईच मेंबर गेट्स मेयरली द सेपरेट राइट ऑफ एंजॉयमेंट। तो इसमें क्या हो रहा है पार्टीशन में कि हर व्यक्ति को, जो भी को-ओनर था, उनको सेपरेटली पार्टीशन करके उनका हिस्सा दे दिया गया है और उन्हें राइट ऑफ एंजॉयमेंट सेपरेटली एंजॉय करने के लिए दे दिया गया है। सो इसमें क्या हुआ, इसमें कोई प्रॉपर्टी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे थोड़ी गई है, इसमें एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी में चेंज आया है।
कन्वीनियंस थोड़ी हुई है प्रॉपर्टी एक लिविंग पर्सन से दूसरे लिविंग पर्सन को, तो यहाँ पे पार्टीशन जो है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है। जब भी आपको कोई डाउट हो ना या कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि क्या ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है या नहीं है, तो यहाँ पे आप सेक्शन 5 के एलिमेंट्स जो इंग्रेडिएंट्स हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के, उन्हें फिट करके देखो। जैसे कि देखो कि क्या ये लिविंग पर्सन है, क्या कन्वीनियंस हो रहा है यहाँ पे या नहीं हो रहा है, क्या प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है, क्या लिविंग पर्सन है या नहीं है। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखो और फिर आप लोगों को आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। अभी पार्टीशन से रिलेटेड एक केस है मोहर सिंह वर्सेस देवी चरण। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन किया था द लीगल नेचर ऑफ पार्टीशन। Court held that the legal nature of partition is not actually a transfer of property but would only signify the surrender of partition of a joint right in exchange for a similar right from the other co-sharers। कि भाई पहले एक joint right था सबका, पर उसके बाद क्या हुआ, सरेंडर कर दिया गया उस joint right को, और अब सबके अलग अलग विभाजित similar rights हैं in that co-shared property। So therefore partition is not a transfer of property। This is Mohar Singh versus Devi Charan। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है कि क्या फैमिली सेटलमेंट ट्रांसफ़र है या नहीं है। तो अगेन फैमिली सेटलमेंट भी ट्रांसफ़र नहीं है। इसमें एक केस आता है साहू माधोदास वर्सेस पंडित मुकुंद राम। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया दैट फैमिली अरेंजमेंट या फैमिली सेटलमेंट क्या होता है। इट इज़ बेस्ड दैट ये एक अजम्पशन पे बेस्ड होता है कि एक प्री एग्जिस्टिंग टाइटल है जिसमें एक अग्रीमेंट के माध्यम से, एक फैमिली सेटलमेंट के माध्यम से किसका क्या टाइटल है वो एक्नॉलेज किया जाता है। तो आप खुद देखो फैमिली सेटलमेंट में कोई नया क्रिएशन नहीं हो रहा है ऑफ एनी न्यू टाइटल और इंटरेस्ट, ना ही कोई कन्वीनियंस हो रही है कोई प्रॉपर्टी, रादर बस किसका क्या क्या टाइटल होगा उसको एक्नॉलेज किया जा रहा है, ठीक है, उसको डिफाइन किया जा रहा है व्हाट द टाइटल इज। सो देयरफॉर फैमिली सेटलमेंट भी एक ट्रांसफर नहीं है। एंड द लास्ट हियर दैट क्या सरेंडर एक ट्रांसफर है या नहीं है। तो अगेन सरेंडर में भी किसी भी तरीके का नया टाइटल क्रिएट नहीं होता है, ना ही कोई प्रॉपर्टी कन्वे होती है, इसीलिए वो भी ट्रांसफर नहीं है। सरेंडर का बेसिकली मतलब होता है कि एक बड़ी प्रॉपर्टी थी, उसमें किसी व्यक्ति के पास एक उस बड़ी प्रॉपर्टी में से एक छोटा सा इंटरेस्ट है, एक लिमिटेड पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट है, एंड उस पार्ट को वो सरेंडर कर देते हैं, वो त्याग देते हैं, एंड इट गेट अगेन मर्ज्ड विद द ग्रेटर इंटरेस्ट। ठीक है, एग्जाम्पल से समझो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि ए एक मकान मालिक है और बी एक किराएदार है। ए ने ए एज अ लैंडलॉर्ड हैज ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, ए का घर है, ए का मालिकाना हक है उस पे, एंड ही हैज अ लार्जर इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। बी का जो है उसमें एज अ टेनेंट का हक है, बी एज अ टेनेंट ऑल्सो हैज एन इंटरेस्ट इन एज हाउस, बट उसका इंटरेस्ट लिमिटेड है, लिमिटेड टू जितने पार्ट में वो रह रहा है उसके एंजॉयमेंट का इंटरेस्ट है उसमें। अब क्या हुआ कि जब उसका डेट बिफोर दी कंप्लीशन ऑफ जो भी उनका टेनेंसी के टर्म्स थे उससे पहले बी ने वो घर खाली कर दिया। तो बेसिकली ये कह सकते हैं कि बी ने अपने राइट ऑफ रेसिडेंस को या इंटरेस्ट जो था उस प्रॉपर्टी में उसको सरेंडर कर दिया। तो अभी खुद देखो क्या हुआ कि यहाँ पे जो लेसर इंटरेस्ट था दैट इज ऑफ राइट ऑफ इंसिडेंस वो वापस लार्जर इंटरेस्ट में आ गया, यानी कि अब वापस ए के पास आ गया। तो कोई नया टाइटल थोड़ी क्रिएट हुआ, कोई कन्वीनियंस थोड़ी हुआ, रादर ये सिर्फ और सिर्फ एक सरेंडर था बाय अ टेनेंट टू द लैंडलॉर्ड। इट हैज देयरफॉर इसको हम लोग सेक्शन 5 टीपीए के तहत ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की श्रेणी में कवर नहीं करेंगे। इसलिए हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि चाहे फैमिली सेटलमेंट हो, चाहे सरेंडर हो, चाहे आपका पार्टीशन हो, ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं माने जाएंगे एज पर द प्रोविजंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। राइट, सो फ्रेंड्स विद दिस वी आर डन विद सेक्शन 5। वैसे इतना लंबा नहीं होता लेक्चर, पर क्योंकि हमने कुछ और जो पास में क्वेश्चंस आए हैं उनके भी एस्पेक्ट को कवर किया है, एंड इंपॉर्टेंट भी है। अगर हम लोग एक चीज़ को और उससे रिलेटेड आसपास के जो भी एस्पेक्ट है उनको एक ही बार में समझ लेते हैं तो समझने में ईज भी होता है, एंड वर्क गेट्स डन ईजिली एंड इन अ सिंगल टाइम। अब इस तरह कोई भी क्वेश्चन आएंगे किसी भी पेपर में तो आप लोग ईजिली उसको आंसर कर सकते हो, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। राइट, सो अब इस लेक्चर को खत्म करते हैं, लंबा हो गया है, और बाकी आगे के एपिसोड्स आते रहेंगे। आप लोगों को कौन कौन से और टॉपिक के एपिसोड्स चाहिए आंसर राइटिंग के, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, और ये लेक्चर कैसे लगा ये भी बताना। सो टिल देन एवरीवन कीप स्टडीइंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।